हेलो बच्चों। तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिक्स का लेक्चर 21। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर फार्मूला, है ना। तो देखते हैं लेंस मेकर फार्मूला क्या है। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f आपका यहाँ पे है लेंस मेकर फार्मूला। चलिए इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन आपका बोर्ड में पूछते रहता है आपका, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग देखेंगे। चलिए हम लोग एक लेंस लेते हैं। यहाँ पे एक हमने लेंस लिया, ठीक। हम यहाँ पे एक लेंस ले रहे हैं और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये इसका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। चलिए ऑप्टिकल सेंटर है, इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस आपका फर्स्ट है, ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये फर्स्ट है, और ये सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इधर आपका जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और इधर का जो मीडियम है उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है आपका, यहाँ पे μ1 है। अब देखेंगे फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं, यहाँ पे है। इसको हमने C1 माना और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं R1, 0। मतलब फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका R1 है, और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ इधर हो जाएगा। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसका जो कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे माना है R2, 0 यहाँ पे माना है। चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं। ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट। अब एक रे तो हम भेज रहे हैं, डायरेक्ट ऐसे चला गया। एक रे तो आराम से प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग जाएगा, तो है ना, डायरेक्टली पास कर जाएगा। और एक रे को हम लोग ऐसे ले रहे हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन होगा तो थोड़ा इधर आएगा, थोड़ा यहाँ पे क्या कर गया आपका, बेंड कर गया। यहाँ पे एक रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ। तो लगेगा क्या कि ये रिफ्रैक्शन के बाद, है ना, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, उसको यदि यहाँ पे मिलाए हैं तो ये पहला इमेज बना। फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के वजह से जो रिफ्रैक्शन हुआ उसके वजह से इमेज आपका पहला यहाँ पे बन रहा है। इसका हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट ले लेते हैं V', 0, ठीक है। और फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो फिर रिफ्रैक्शन हुआ यहाँ पे, तो फिर फर्दर यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, और फाइनली आपके यहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे यहाँ पे आकर के फाइनली मिला। तो ये I2 जो हो गया, I2 क्या हो गया आपका, फाइनल इमेज। इसको हम लोग फाइनल इमेज, और इसका कोऑर्डिनेट V, 0 हम लोग मानते हैं। I1 क्या है आपका, I1 क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के वजह से आपका इमेज I1 बना है। मतलब O का इमेज, है ना, वो ऑब्जेक्ट का इमेज जो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस से बना वो I1 बना, और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए I1 क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और I1 का इमेज सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वजह से यहाँ पे I2 हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट हमने क्या माना, V, O। ये आपका फाइनल इमेज हो गया, फाइनल इमेज। हमने जो फार्मूला पढ़ा था कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस के वजह से, जो हमने फार्मूला पढ़ा था, है ना, वो फार्मूला हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, है ना। ये आपका फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और ये आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। चलिए, है ना, 4 किसके लिए हम लोग देखते हैं, 4 फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग, है ना, सरफेस के लिए, है ना। फार्मूला हम लोग लगाते हैं, क्या हो जाएगा, μ2। इधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका μ2 है और इधर का μ1 है। तो μ2 बाई इमेज जो है फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए इमेज आपका I1 है, और इसका कोऑर्डिनेट हमने माना है ना, V', O, है ना, V', 0, है ना, ठीक है। क्योंकि हम लोग इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम लोग x एक्सिस माने हैं, और ये आपका ओरिजिन है ना। तो क्या हो जाएगा, μ2 अपॉन V' माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1,
फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है आपका R1 है, तो यहाँ पे हमने R1 यहाँ पे लिखा। चलिए हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, इसको हमने इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट माना। फोर हम लोग देखते हैं, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए, है ना, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, I1 ऑब्जेक्ट है और इमेज क्या है, I2 है ना। तो हम लोग, और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए जो μ2 का वैल्यू है वो μ1 है ना, यहाँ पे μ1 हो जाएगा। यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इससे जस्ट पहले जो है जिसमें इंसिडेंट रे है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है और रिफ्रैक्टेड रे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ1 है। तो क्या हो जाएगा, μ1 अपॉन v, है ना, इमेज डिस्टेंस अप माइनस μ2 अपॉन और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे v डैश हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे इसको माना v डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, है ना, μ1 माइनस μ2 अपॉन R2 यहाँ पे हो गया। ये आपका सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस की वजह से हो गया। चलिए यहाँ पे आपने देख लिया, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड करते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। हम लोग ऐड करते हैं, यहाँ पे देखेंगे एडिंग, है ना, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। याद रखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है ना, याद रखेंगे I1 क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का के वजह से आपका इमेज है, वो क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन हो गया, I1 हो गया, और इमेज जो आपका फाइनल बन रहा है वो I2 बन रहा है, जिसका हमने कोऑर्डिनेट माना है v, 0। अब फर्स्ट और सेकेंड को जब ऐड करोगे तो देखो ये μ2 बाय v डैश और μ2 बाय v डैश ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। चलिए दोनों को हम लोग एक साथ रख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो जब दोनों को आप ऐड करोगे यानी कि μ2 अपॉन v डैश माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू क्या हो गया, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1। ये पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है, μ1 माइनस v माइनस μ2 अपॉन v डैश इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन क्या है, R1। अब दोनों को ऐड कर रहे हो, ऐड, है ना। जब ऐड कर रहे हो तो ये दोनों आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो गया, ये दोनों, है ना, ये माइनस साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा, μ1 अप माइनस v, है ना, μ1 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू यहाँ पे आपका क्या हो गया, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, और यहाँ पे आपका R2 है, यहाँ पे आपका R2 है ना, प्लस क्या हो जाएगा, μ1 माइनस μ2 अपॉन R2। चलिए ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे μ1 कॉमन ले लेते हैं, है ना। क्या कॉमन ले लें, μ1 कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, 1 बाय v माइनस 1 बाय u, है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लेते हैं, μ2 माइनस μ1 कॉमन ले लिया हमने, है ना, μ2 माइनस μ1 हमने कॉमन लिया, तो इधर क्या बच गया, 1 बाई R1, और यहाँ पे μ2 माइनस μ1 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 यहाँ पे हो गया। चलिए ठीक है, तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया वो क्या हो गया, 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू, और μ1 को इधर लेके डिवाइड कर लेते हैं तो μ2 बाई μ1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो क्या हो गया, μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई आपका R2। ठीक है, देख रहे हैं, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, चलिए इसको इक्वेशन हम लोग थर्ड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन हमने थर्ड मान लिया। चलिए, है ना, इसको हमने थर्ड मान लिया। अब इसी को μ2 बाई μ1 को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। ठीक है, चलो इसको हमने इक्वेशन यहाँ पे थर्ड मान लिया, और यहाँ तक आप लोग पॉज करके फटाफट लिख लेंगे बच्चा, फटाफट पॉज करके आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए हम लोग इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे बच्चा, है ना। याद रखेंगे, पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, दूसरे रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए I1 ऑब्जेक्ट है और इमेज I2 है। समझ में आया, यहाँ पे 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है कर्व सरफेस से,
तो 2 बार रिफ्रैक्सिंग है ना, रिफ्रैक्शन विथ कर्व सरफेस का हमने फॉर्मूला यहाँ पे 2 बार लगा लिया है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। अब हम लोग देखते हैं कि इफ u यदि आप रखते हैं माइनस इन्फिनिटी पे, हमने क्या बताया था कि यदि ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे होगा तो इमेज जहां बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे वही आपका क्या कहलाता है, फोकस। तो u का वैल्यू यदि आप माइनस इन्फिनिटी ले लें तो आपका v का वैल्यू क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, देन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, f, है ना। v का वैल्यू क्या हो जाएगा, f, है ना। फ्रॉम थर्ड से हम लोग तीसरे में रखते हैं, फ्रॉम थर्ड से, है ना। u की जगह पे हम लोग क्या रख दें, माइनस इन्फिनिटी, तो v क्या हो जाएगा, f हो जाएगा, है ना। तो क्या हम लोग रख दें, तो 1 बाई v की जगह पे f हो गया, माइनस 1 बाय माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, तो बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, चलिए इधर अलग है, ध्यान देंगे यहाँ पे बच्चे ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बाय एफ का जो हमारा फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, μ2 है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, है ना, μ2 1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला बन गया फोकल लेंथ का, जहाँ पे f क्या है, फोकल लेंथ, है ना, क्या है, फोकल लेंथ बोलेंगे, या f क्या है ना, x कोऑर्डिनेट ऑफ क्या है, ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, है ना। ये क्या है, f क्या है, वेयर f क्या है, फोकल लेंथ, और ये इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तो चलिए इसको हम लोग मिटा रहे हैं फटाफट। है ना, वेयर जो यहाँ पे वेयर f क्या है आपका, f जो है आपका फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ लेंस, है ना। तो ये भी फॉर्मूला आप याद रखेंगे इसका, है ना, ये फॉर्मूला याद रखेंगे फोकल लेंथ का। और इसी को क्या बोलेंगे, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस याद रखेंगे। हमने प्रिंसिपल फोकस कहाँ बताया था, प्रिंसिपल फोकस को हमने क्या बोला था, है ना, सेकेंडरी फोकल पॉइंट भी बोला था, या सेकेंड फोकस भी हमने बोला था प्रिंसिपल फोकस को, है ना। क्या बोला था कि यदि ऑब्जेक्ट यदि आपका इन्फिनिटी हो तो इमेज जहाँ पे बनेगा प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहाँ पे इमेज बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो चलिए ठीक है ना। तो हम लोग फ्रॉम थर्ड से तीसरा जो इक्वेशन था, है ना, फ्रॉम थर्ड में हम लोग ये वैल्यू रख देते हैं, ये वाला वैल्यू आपका रख देते हैं। तो फ्रॉम थर्ड से क्या हो जाएगा, वी गेट 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई क्या हो गया, एफ हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला है, इसको क्या बोलेंगे, मेकर्स फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, जहाँ पे भी क्या है ना, इमेज डिस्टेंस, यू क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और एफ क्या है फोकल लेंथ ऑफ लेंस है, यहाँ पे फोकल लेंथ ऑफ लेंस। और हमने बताया कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला यहाँ पे होगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू क्या बोला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या, प्रिज्म मटेरियल नहीं, लेंस मटेरियल, प्रिज्म नहीं है यहाँ पे, लेंस है, लेंस मटेरियल विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग -1, है ना, इंटू 1 बाई R1 माइनस 1 बाई आपका क्या चीज़ R2। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है, ये भी फॉर्मूला याद रखना है, और लेंस मेकर फॉर्मूला तो याद रखना ही है। यदि फोकल लेंथ आपका नहीं दिया तो इस फॉर्मूला से आप लोग निकालेंगे, जहाँ पे R1 क्या है, फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, और ये R2 क्या है, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है
है ना, विथ साइन यहाँ पे क्या है, R1 R2 कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट में साइन आता है ना, तो विथ साइन है यहाँ पे, याद रखेंगे बच्चा, ठीक है। तो इतना को जल्दी से फटाफट पॉज करके लिखेंगे और दो फार्मूला आपका हो गया, इसमें दोनों को याद रखेंगे, ये लेंस मेकर फार्मूला। चलिए बच्चा, हमने यहाँ पे लिखा है फोकल लेंथ और कोऑर्डिनेट ऑफ प्रिंसिपल फोकस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइड फ्रॉम विच रे आर इंसिडेंट। ये आपका इंडिपेंडेंट होगा, है ना, कि रे किस साइड से इंसिडेंट हो रहा है आपका लेंस पे, है ना। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास एक लेंस है, इसको कौन सा लेंस बोलेंगे बच्चा, है ना, इसको कौन सा लेंस बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस है ना, और कॉन्वेक्स लेंस है। चलिए, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, मान लेते हैं ये लेंस का फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है, इसका रेडियस हम लोग मान रहे हैं R1 और इधर रेडियस मान रहे हैं क्या, R2। तो पहला जो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा ये यहाँ पे होगा C1, और इसका कोऑर्डिनेट की बात करें, है ना, यदि रे आपका इधर से इंसिडेंट हो रहा है, इस साइड से, लेफ्ट साइड से इंसिडेंट हो रहा है, तो उस कंडीशन में इधर का कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव होता है, तो क्या हो जाएगा R1, 0, ठीक है, R1, आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा, इसको हम लोग C2 बोलेंगे, इधर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो बोलेंगे -R2, 0, है ना। तो हम लोग फोकल लेंथ निकाल रहे हैं, यहाँ पे R1 का वैल्यू क्या है देखेंगे, R1 क्या है ना, R1 क्या है बच्चा, कोऑर्डिनेट ऑफ, है ना, किसका, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो क्या है आपका, एक्स कोऑर्डिनेट आपका R1 है, एंड R2 जो यहाँ पे हो जाएगा वो -R2 हो जाएगा, -r2। चलिए हम लोग फोकल लेंथ निकालते हैं। 1/f बराबर क्या देखा था हमने, μ2 1 -1 इंटू 1/r1 -1 बाई क्या चीज़, R2। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, है ना। चलिए हम सारा वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 -1, और यहाँ पे देखेंगे R1 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे R1 जो है ये पॉजिटिव में है, R1 स्मॉल R1 और स्मॉल R2 क्या है, रेडियस है, और रेडियस आपका यहाँ पे पॉजिटिव में है ना, माइनस, और कैपिटल R2 जो है ये क्या है, -R2 के बराबर, ये माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, तो ओवरऑल आपका ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव हो गया, है ना, ओवरऑल आपका ये पॉजिटिव हो गया, इस बात को ध्यान में रखेंगे, आपका ये पॉजिटिव हो गया, है ना, ये आपका पूरा होल जो है आपका पॉजिटिव हो गया। तो 1/f जो हो गया आपका फोकल लेंथ, वो μ2 1 -1 इंटू क्या चाहिए आपका, पॉजिटिव। तो फोकल लेंथ आपका क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, बोलेंगे अब इस पे डिपेंड करेगा, है ना, μ2 1 -1 आपका इसके साइन पे डिपेंड करेगा। तो यदि μ2 1 आपका 1 से बड़ा हुआ, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज ग्रेटर देन 1 हुआ, उस कंडीशन में फोकल लेंथ आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और यदि आपका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गया तो यही आपका जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, और इस कंडीशन में ये कहलाएगा कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, है ना। इन जनरल कॉन्वेक्स आपका कन्वर्जिंग होता है, लेकिन ये कॉन्वेक्स लेंस को ऐसे मीडियम में आप रख दो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए, तो यही लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा, इस बात को ध्यान में रखेंगे। इफ़ यहाँ पे देखते हैं, इफ μ2 1 इज लेस देन 1, ऐसा कब होगा, जब लेंस के सराउंडिंग का जो मटेरियल है ना, लेंस के सराउंडिंग का मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपका क्या हो जाए, μ2 1 क्या होता है बच्चा, यहाँ पे देखेंगे μ2 1 क्या होता है, μ2 अपॉन μ1, मतलब ये लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि सराउंडिंग का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा हो गया तो ये वैल्यू आपका 1 से छोटा हो जाएगा, और यदि आपका ये वैल्यू 1 से छोटा हो गया तो 1 से छोटा में आप 1 घटाएंगे तो आपका निगेटिव मिलेगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे फोकल लेंथ आपका क्या मिलेगा,
नेगेटिव, और इस कंडीशन में यही लेंस कॉन्वेक्स लेंस जो है आपका क्या बन जाएगा, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। तो याद रखेंगे बच्चा, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग फोकल लेंथ के साइन पे डिपेंड करता है। यदि फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव है तो आपका लेंस कैसा होगा, कन्वर्जिंग। यदि नेगेटिव है तो डाइवर्जिंग होता है। समझ में आया, इस बात को ध्यान में रखेंगे। चलिए, अब यही सेम सिचुएशन हमने लिया है ना, सेम सिचुएशन है ना, ये फर्स्ट केस में लिया हमने, और यही सेम सिचुएशन हमने लिया, सेम सिचुएशन हम लोग सेकेंड केस में देखते हैं कि वही लेंस है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका रेडियस है R1, और इधर रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है इसका रेडियस R2 है ना। इस बार लेंस हम लोग इधर से ले रहे हैं, इधर से लेंस ले रहे हैं, तो ये फर्स्ट हो जाएगा रिफ्रैक्टिंग सरफेस और ये सेकेंड। तो फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस का इधर रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, C1 है ना, और C1 का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, चूंकि इसका रेडियस आपका क्या है, R2 है, तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, R2, 0, और जिधर इंसिडेंस जा रहा है, इंसिडेंस रे जिधर जा रहा है उधर की तरफ आप डिस्टेंस लोगे तो पॉजिटिव होता है, इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव लिया। तो C1 का कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव मिला। C2 क्या है, सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि C2, और C2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो सेकेंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस का रेडियस क्या है, R1 है, और ये है किधर, इंसिडेंस रे के अपोजिट डिस्टेंस है, इसीलिए क्या हो जाएगा -R1, 0। इस कंडीशन में R1 का जो वैल्यू आ गया यहाँ पे, R1 क्या है, स्मॉल r2 के बराबर, एंड R2 क्या है, -R1 के बराबर। चलिए, तो अब हम लोग इसका फोकल लेंथ निकालते हैं, क्योंकि आप जब इधर से रिफ्रैक्शन लिया तो फोकल लेंथ आपका कुछ इस टाइप से आया, और जब इधर से है ना इंसिडेंट रे ले रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं रे को, तब देखते हैं फोकल लेंथ आपका सेम आता है कि नहीं आता है। चूंकि हमने यहाँ पे बता दिया कि आपका है ना कि इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइड फ्रॉम विच द रे आर इंसिडेंट, है ना, वो आपका इंडिपेंडेंट होता है कि किधर से रे आए, किस साइड से आपका रे इंसिडेंट हो, है ना, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए 1/f बराबर μ21 - 1, 1/r1 - 1 आपका क्या हो गया, R2। तो चलिए μ21 - 1 और 1/r1, R1 के जगह पे क्या है, R2 है, और इधर क्या है, -R2 का वैल्यू क्या है, -R1, है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जो यहाँ पे है वही यहाँ पे मिल रहा है, ध्यान देंगे बच्चा। ये भी आपका क्या हो रहा है, इस कंडीशन में पॉजिटिव हो रहा है, तो आपका फोकल लेंथ 1/f बराबर क्या हो गया, μ21 - 1, और ये आपका पॉजिटिव हो गया। दोनों देखेंगे दोनों सेम वैल्यू है। ये भी क्या है, 1/r1 प्लस 1/r2, यहाँ पे क्या है 1/r2 प्लस 1/r1, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू सेम है, मतलब फोकल लेंथ दोनों ही कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। और यहाँ पे फिर अगेन देखेंगे, यदि आपका इफ है ना μ21 इज ग्रेटर देन 1 हो गया तो फोकल लेंथ आपका क्या मिलेगा, पॉजिटिव, और ये लेंस कैसा बन जाएगा, कन्वर्जिंग लेंस बन जाएगा, है ना। और यदि आपका μ21 इज लेस देन 1 हो गया तो ये फोकल लेंथ इस कंडीशन में निगेटिव हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा डाइवर्जिंग लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखेंगे बच्चा, है ना। चलिए फटाफट इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे, और इस बात को है ना दिमाग में सेट करके रखेंगे कि यदि आप ये कॉन्वेक्स लेंस है, यदि ये ऐसे मीडियम में रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो ये कन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग के जैसा बिहेव करेगा। और यदि ऐसे मीडियम में आपने रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ज़्यादा है, तो यही लेंस आपका डाइवर्जिंग लेंस बन जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए बच्चा, हम लोग यहाँ पे मैग्निफिकेशन देखने वाले हैं, और मैग्निफिकेशन में कौन सा मैग्निफिकेशन, तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक लेंस लेते हैं आपका, और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है बच्चा। अब हमने यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे इसका क्या है बच्चा, ये
फर्स्ट फोकस और ये आपका क्या है, सेकेंड फोकस, है ना। सेकेंड फोकस हम लोग किसको बोलते हैं बच्चा, याद रखेंगे प्रिंसिपल फोकस को, है ना। चलिए हम लोग ऑब्जेक्ट को कुछ यहाँ पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे रखा, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो एक रे हम लोग लेते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाता है आपका, बोलेंगे फोकस से जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा। और एक हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाते हैं। याद रखेंगे कि हमने ऑप्टिकल सेंटर बोला था कि इंसिडेंट रे आए, इमर्जेंट के बाद इंसिडेंट और इमर्जेंट दोनों पैरेलल हो जाए। इसका मतलब यदि ऑप्टिकल सेंटर से आप गुजारोगे तो एज इट इज़ ये पास कर जाएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि रे कुछ ऐसे गया तो इमेज जो आपका फॉर्म हुआ यहाँ पे, ये आपका इमेज फॉर्म हुआ, ठीक है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ए बी है, तो इमेज आपका क्या बन गया, ए डैश और यहाँ पे बी डैश। हम लोग यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट मानते हैं u, 0 और b का कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं u, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h हो, ठीक है। और यहाँ पे a जो है ए का है ना, ए डैश का कोऑर्डिनेट मानते हैं v, 0 और b डैश का कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं, है ना, v, हाइट ऑफ इमेज hi, ठीक है। चलिए यहाँ पे याद रखेंगे u यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और u क्या हो जाएगा, निगेटिव, और यहाँ पे ho क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पे v क्या है ना, v क्या है, v आपका पॉजिटिव होगा और हाइट ऑफ इमेज चूँकि नीचे का डिस्टेंस है ये आपका निगेटिव हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं थीटा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका थीटा, चूँकि पैरेलल जाएगा तो दोनों एंगल सेम बनेगा, है ना। तो हम लोग जानते हैं मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। चलिए अब ये वाला ट्रायंगल से हम लोग टेन थीटा लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू यहाँ वाला टेन थीटा हो जाएगा, है ना। नो, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसका टेन थीटा ले रहे हैं, है ना। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ओ ए डैश, और इधर से टेन थीटा हम लोग लें तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ओ ए। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे ए डैश बी डैश है क्या, तो चूँकि ए डैश बी डैश यहाँ पे डिस्टेंस है और ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज एच आई जो है यहाँ पे निगेटिव है, इसीलिए चूँकि ये तो डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, इसीलिए इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस एच आई ले लिए। और ये क्या है, ओ ए डैश, ये इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, भी ही रहने देंगे। सिमिलरली यहाँ पे ए बी जो है हाइट ऑफ इमेज ऊपर है तो ये पॉजिटिव है तो एज इट इज रह जाएगा। और ओ ए जो है, ओ ए क्या है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, यहाँ पे u आपका निगेटिव है, u यदि रखेंगे क्योंकि ओ ए तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव बना के लिखेंगे तो माइनस यहाँ पे u हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा, है ना। ये माइनस से ये माइनस आपका कैंसिल हो गया, एच आई बाई एच ओ को यहाँ पे ले आते हैं, ये यहाँ चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया बच्चा, ध्यान देंगे यहाँ पे। चलिए हम लोग इधर लिखते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर, है ना। यहाँ पे क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे हो गया वी वाई यू हो गया, है ना। और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्निफिकेशन, यानी कि मैग्निफिकेशन मतलब ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये किसके बराबर, वी बाई यू के बराबर। याद रखेंगे यहाँ पे हमने जब मिरर पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर, उस केस में क्या आया था, माइनस यहाँ पे आ गया था, यहाँ पे ये प्लस ही है। याद रखेंगे यहाँ पे ये क्या है आपका, प्लस है ना। तो इस बात को ध्यान में आप रखेंगे, है ना। ये फार्मूला ही याद रखेंगे आप लोग, चाहें तो इसको कुछ और फार्मूला भी आप बना सकते हैं, है ना, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूज ना हो तो आप इसी फार्मूला को याद रखेंगे, है ना। चलिए, है ना, कुछ और फार्मूला इससे हम लोग बना लेते हैं। देखेंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है, किससे, लेंस फार्मूला से, लेंस मेकर फार्मूला से। क्योंकि हमको v/u की वैल्यू निकालना है ना,
तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना, ऊपर है ना दोनों तरफ भी से हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो भी से मल्टीप्लाई कर लोगे आप, है ना, दोनों तरफ भी से मल्टीप्लाई करोगे तो भी बाई वी कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा। 1 माइनस वी बाई यू इज इक्वल टू वी बाई क्या हो जाएगा एफ। चूँकि आपको वी बाई यू की वैल्यू चाहिए, वी बाई यू आपका मैग्नीफिकेशन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, ध्यान रखेंगे बच्चा, है ना, इसको आप उधर ले जाएंगे, है ना, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस। तो वी बाई यू का जो वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे, है ना, इसको इधर ले गए, इसको इधर ले आए तो 1 माइनस वी बाई एफ, और एलसीएम लेंगे तो एफ इधर, एफ माइनस क्या हो गया वी। तो यहाँ पे आपका वी बाई यू का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया, एफ माइनस वी अपॉन एफ हो गया। चलिए इतना बात समझ में आया। अगेन हम लोग चलते हैं, अगेन लेंस मेकर फॉर्मूला से ही 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई क्या चीज़ एफ। हम लोग क्या करते हैं बच्चा, चूँकि वी बाई यू का वैल्यू निकालना है किस, है ना, यहाँ पे किस टर्म में आया है, एफ और वी के टर्म में। इस बार हमको एफ और यू के टर्म में लाना है, यू के टर्म में। तो ऐसा करते हैं कि यू को हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यू बाई वी माइनस इधर कितना हो जाएगा 1 बराबर यू बाई कितना हो जाएगा एफ। हम लोग 1 को उधर भेज लेते हैं तो ऐड हो जाएगा। तो u बाई एफ इज इक्वल टू यू बाई एफ प्लस 1, है ना। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जुट जाएगा, क्या हो जाएगा f प्लस यू अपॉन एफ हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे भी u बाई वी है, u बाई वी, और इसको पलट लेते हैं तो v बाई यू बराबर क्या हो गया f अपॉन एफ प्लस यू, है ना। तो यहाँ से v बाई यू की वैल्यू f माइनस वी बाई एफ निकला, और यहाँ से v बाई यू का वैल्यू क्या निकला, f अपॉन एफ प्लस यू निकला, है ना। तो सबको मिला करके एक फार्मूला हम लोग बना लें। देयरफॉर आपका जो ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन हो गया, या तो v बाई यू हो गया, या नहीं तो f माइनस वी बाई एफ करेंगे, या नहीं तो आप f अपॉन एफ प्लस यू, यहाँ पे प्लस हो जाता है बच्चा, ध्यान में रखेंगे प्लस हो जाता था, लेकिन स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूला में यहाँ पे आपका क्या रहता था, माइनस ही रहता था। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में यहाँ पे स्फेरिकल मिरर वाले फार्मूला में यहाँ पे आपका माइनस रहता था, यहाँ प्लस होता है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो जनरली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए ये वाला फार्मूला तो याद रखेंगे, है ना, ये वाला फार्मूला याद रखेंगे। और फिर आपका, है ना, जैसे आपको v बाई यू निकालना है, v और u का, तो u का वैल्यू गिवन रहेगा, f भी गिवन है, आपका v का वैल्यू नहीं, है ना, नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, लेंस फार्मूला से आप किसका वैल्यू निकाल लेंगे, v का वैल्यू निकाल लेंगे, और तब आप रख के बना सकते हैं। और डायरेक्ट यदि इस फार्मूला को याद करेंगे, है ना, तो कुछ नहीं आपको, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, आपके माइंड में सेट रखना है कि यहाँ पे आपका क्या होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लेंगे। चलिए लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन देखेंगे, मान लेते हैं आपका एक मिरर दिया हुआ है, ये आपका मिरर है, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। हमने एक याद रखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन हम लोग लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए निकालते हैं। तो मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट आपका ये है, ऑब्जेक्ट ये है आपका, ए भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका इमेज आपका कुछ इधर बन रहा है, ए डैश, और ये आपका बी डैश है ना। ए का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं यू ए कॉमा 0, और बी का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं यू बी कॉमा 0, और एक का ए पॉइंट का इमेज का कोऑर्डिनेट हम लोग मानते हैं वी ए कॉमा 0, और इसका कोऑर्डिनेट मानते हैं वी बी कॉमा 0। तो हमने बोला था कि लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन जो होता है एम ऑफ एल, है ना, क्या होता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, बोलेंगे वी बी माइनस वी ए अपॉन यू ए, है ना, यू बी माइनस यू ए हो जाएगा। याद रखेंगे, ये फार्मूला आप लोग इससे निकाल लेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। यदि यही आपका ऑब्जेक्ट क्या हो जाए, स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर किसके लिए, स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। स्मॉल लीनियर यदि आपका ऑब्जेक्ट रहा, है ना, यदि काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, ए का, है ना, ए पॉइंट का
इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी का इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, बी के इमेज डिस्टेंस में से ए का इमेज डिस्टेंस घटा लेंगे और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का डिफरेंस लेकर के हम लोग डिवाइड कर लेंगे। यदि आपका स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट है ना, यदि आपका ऑब्जेक्ट आपका स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट है तो उस कंडीशन में देखेंगे हम लोग क्या करेंगे। मान लेते हैं ये आपका एक मिरर है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर, स्मॉल लीनियर ऑब्जेक्ट है। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं u, 0 और इसका कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं u + du, 0। ये a और ये आपका b, ठीक है। और इसका जो इमेज यहाँ पे बन रहा है काफ़ी स्मॉल है, ये a', ये b'। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं v, 0 और इसका हम लोग मान लेते हैं v + dv, 0, ठीक है। तो आपका याद रखेंगे कि इस कंडीशन में ml लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन जो हो जाएगा वो dv/du हो जाएगा, है ना। साइज ऑफ इमेज क्या हो जाएगा यहाँ पे dv और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा du, तो dv/du, है ना। तो ये याद रखेंगे dv/du। लेकिन हम लोग जानते हैं, है ना, बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, मेकर्स फॉर्मूला से 1/v - 1/u = 1/ क्या होता है यहाँ पे f। और याद रखेंगे किसी भी लेंस का फोकल लेंथ आपका कांस्टेंट होता है। हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशियल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? डिफरेंशियल ले रहे हैं। तो 1/v का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा बच्चा? 1/v का, है ना, -1/v² × dv और, है ना, 1/u का क्या हो जाएगा बोलेंगे -1/u² × du और f 1/f ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का, है ना, डिफरेंशियल आपका 0 हो जाता है ना। तो चलिए ये माइनस माइनस आपका यहाँ पे प्लस हो गया, इसको उधर भेज लें तो क्या हो जाएगा -1/v² × dv बराबर -1/u² × du, है ना। तो माइनस से आपका माइनस कट गया, यहाँ पे dv/du क्या हो गया बच्चा? v²/u², है ना। तो देयरफॉर आपका लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन आपका क्या हो गया? v²/u², है ना। या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर। इस बात में याद रखेंगे, v²/u² आ गया लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन और ये किसके बराबर? m²। और याद रखेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन होता है, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन किसके बराबर होता है ना, साइज ऑफ, है ना, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो फटाफट ये आप लिख लेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन, जल्दी से पॉज करके लिख लेंगे और ये फॉर्मूला याद रखेंगे। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन बराबर होता है ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर। लेकिन यही आप स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे तो स्फेरिकल मिरर के केस में क्या होता था, यहाँ पे माइनस हो जाता था। और आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन हमेशा आपका क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मतलब कि लेंस जो आपका इमेज बनाएगा ऑलवेज, है ना, क्या बनाएगा? लेटरली इरेक्ट बनाएगा, है ना, लेटरली इरेक्ट बनाएगा, सीधा बनाएगा, है ना, लेटरल सीधा बनाएगा, ठीक है। तो चलिए इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा फटाफट। चलिए बच्चा, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में रिलेशन। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं बाय लेंस मेकर फॉर्मूला, मेकर्स फॉर्मूला से, फॉर्मूला इसको शॉर्ट में हम लोग लेंस फॉर्मूला भी बोलेंगे। 1/v - 1/u = 1/ आपका f है। हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोग दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो 1/v का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1/v² इंटू क्या हो जाएगा? dv/dt। और 1/u का क्या हो जाएगा? -1/u² इंटू du/dt। और f का डिफ्रेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा चूँकि कांस्टेंट है ना।
तो याद रखेंगे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर चला जाएगा तो आपका माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे -1/v² इंटू dv/dt इज इक्वल्स टू -1/u² इंटू du/dt। ठीक है, तो ये माइनस को हम लोग कैंसिल करते हैं और यहाँ से dv/dt का वैल्यू है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, v²/u² है ना इंटू du/dt के बराबर। और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। तो देयरफॉर आपका क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल्स टू है ना v²/u² है ना इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर है ना, या सिंपली क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। तो बराबर क्या हो जाएगा, m² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस है ना। तो ये आपका रिलेशन बन गया, याद रखेंगे इस रिलेशन को है ना। यहाँ पे लिख देंगे वेयर है ना, वेयर vi ऑफ x ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, और vox जो है यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस है ना। ये रिलेशन को याद रखेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस इज इक्वल टू va²/u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, या इसी को हम लोग ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन का स्क्वायर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन आप याद रखेंगे। चलिए फटाफट इसको पॉज करके लिख लीजिए। तो हम लोग बताते हैं पावर ऑफ लेंस। चलिए देखते हैं पावर ऑफ थिन स्फेरिकल लेंस। मान लेते हैं आपका ये एक लेंस है, ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे म्यू है और आजू बाजू क्या है आपका एयर है, इधर भी एयर है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या है 1 है, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1 होता है ना। और मान लीजिए कि इसका फोकल लेंथ आपका f दिया हुआ है ना, इस मीडियम के रिलेटिव है ना, इस मीडियम के रिलेटिव इसका फोकल लेंथ आपका कितना दिया हुआ है f। तो हम लोग पावर ऑफ थिन स्फेरिकल लेंस जो आपका डिफाइंड है लिखेंगे कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ of lens is known as है ना, the reciprocal of focal length of lens is known as power of थिन स्फेरिकल लेंस। और याद रखना है फोकल लेंथ को यहाँ पे जो हम लोग रखेंगे है ना, फोकल लेंथ जो आपका होना चाहिए मीटर में होनी चाहिए है ना। तो पावर को हम लोग यहाँ पे P से डिनोट करेंगे, P बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/f हो जाएगा, वेयर f इन मीटर, वेयर f इज इन मीटर है ना, मीटर होगा। तो पावर जो है यूनिट ऑफ पावर क्या हो जाएगा 1/मीटर हो जाएगा, और 1/मीटर को हम लोग डायोप्टर बोलते हैं है ना। तो ऐसा यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस है ना इज डायोप्टर
डी से हम लोग डिनोट करेंगे और ये है डायोप्टर, ठीक है, डायोप्टर बोलते हैं। तो ये आपका पावर ऑफ लेंस हो गया, ठीक है। पावर ऑफ लेंस क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। जब आपके आजू बाजू क्या है, आपका एयर है, और यदि मान के चलो कि एयर नहीं है ना। चलिए पहले इसको फटाफट लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे। यदि आपका कुछ नहीं है, पावर ऑफ लेंस क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, है ना। चलिए नोट करके लिख लेंगे, नोट करके कि मान लीजिए आपका ये एक लेंस है, ठीक है। इसके आजू बाजू जो है एयर नहीं है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इधर भी μ1 है और इधर क्या है μ2, ठीक है। तो हम लोग फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? 1/f बराबर क्या होता है? μ21 -1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, है ना। ये ऐसे हम लोग फोकल लेंथ निकाल लेंगे, है ना। इस कंडीशन में पावर ऑफ लेंस जो होगा, पावर ऑफ लेंस, है ना, यानी कि P = μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? सराउंडिंग मीडियम का, लेंस के सराउंडिंग मीडियम अपॉन फोकल लेंथ हो जाता है। अपॉन क्या हो जाता है? फोकल लेंथ। इन जनरली जो आपको दिया रहेगा पावर, जो लेंस का पावर दिया रहेगा, किसके रिलेटिव दिया रहेगा? एयर के रिलेटिव। मतलब आपका सराउंडिंग मीडियम जो होगा उस कंडीशन में क्या रहेगा? एयर। बाय चांस यदि आपका एयर छोड़ करके दूसरा मीडियम आ जाता है तो उस कंडीशन में पावर ऑफ लेंस हो जाएगा μ1/f हो जाएगा, μ1/ आपका f हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और ये आपका कहाँ से आता है? तो याद रखेंगे बच्चा कि आपका कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जैसे आपका ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहाँ पे मीडियम आपका μ1 है, इधर मीडियम क्या है? μ2 है। तो कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस का जो पावर होता है, पावर ऑफ कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस, है ना, ये पावर हो जाता है। जैसे मान के चलिए आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका पावर क्या होगा? तो पावर होता है μ2 - μ1/r, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो दोनों का यहाँ पे क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है ना, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस जो है P बराबर आपका P1 + P2 हो जाता है। दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक इधर है और एक इधर है। तो पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा, है ना? पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस का पावर हो जाएगा μ2 - μ1/r1, और दूसरा का क्या हो जाएगा? इधर μ1 है और इधर μ2 है, तो μ1 - μ2 क्या हो जाएगा? r2, है ना। और यहाँ पे आप क्या कर लेंगे? कॉमन ले लेंगे, है ना, कॉमन ले लेंगे बच्चा, है ना। तो यहाँ पे आप क्या कॉमन ले लेंगे? μ2 - μ1 आप कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1/r1 - 1/r2, ठीक है, 1/r1 - 1/r2। और यहाँ पे हो क्या जाता है बच्चा? ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे μ1 यदि आप कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा? μ21 - 1, है ना, इंटू 1/r1 - 1/r2, और इसी को हम लोग बोलते हैं 1 फोकल लेंथ। तो क्या हो गया? μ1/ फोकल लेंथ। तो इस तरह से पावर आपका हमारा निकलता है, क्योंकि रिफ्रैक्टिंग, और यदि यही एयर हो जाए तो μ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, तो 1/ क्या हो जाएगा? f हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेंगे, इन जनरल जो होगा आपका पावर ऑफ लेंस जो पूछेगा, है ना, तो किसके रिलेटिव पूछेगा आपको? एयर के रिलेटिव। आपका सराउंडिंग मीडियम जो होगा एयर होगा। यदि आपका एयर नहीं हो करके कोई और मीडियम आपका हो रहा है तो उस कंडीशन में आप, है ना, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन उसका फोकल लेंथ, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा। तो फटाफट लिख लेंगे। चलिए बच्चा, आज हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अगले क्लास में हम लोग जो है कुछ इस पे क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है बच्चा, तो मिलते हैं हम लोग।